दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है प्रोफेसर आनंद कुमार। आनंद कुमार साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने में उनकी महत्वपूर्ण रणनीतिक और दार्शनिक, प्रशासनिक और सामाजिक भूमिका रही। आजकल प्रोफेसर आनंद कुमार साहब पूरे देश में घूम घूम कर समाजवादी आंदोलन को दोबारा से मजबूत करने की दिशा में संघर्ष कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, साहित्यकार लोगों से मिल रहे हैं। हर फील्ड के लोगों में इनकी पैठ है। अब हम जानना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाए ताकि सांप्रदायिक शक्तियों का ध्रुवीकरण करके सत्ता में आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी एनडीए की सरकार को नेस्तनाबूद किया जा सके और एक अच्छी सरकार जो लोकतंत्र को मजबूती से स्थापित हो सके। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर आनंद कुमार साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार साहिल भाई। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि आप जैसे इतने सीनियर लीडर और बुद्धिजीवी जिनकी एक समाज में छवि है, देश में कोने कोने में लोग जानते हैं, उन जैसे लोग और प्रशांत किशोर जैसे लोग और उनके आप जैसे सहयोगी जो थे और 20-25 लोग, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को इतना ताकत दी और आज 3 बार से जो है दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में भी केजरीवाल सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो देश की दिशा जो है सब लोग साथ लेके अगर चलते तो सांप्रदायिक ताकतों को ताकत ना मिलती। ऐसा क्या हुआ कि आप जैसे वरिष्ठ लोग जो है अलग हुए और केजरीवाल ने अपनी राह ली? देखिए, सत्ता की राजनीति का और आंदोलन की राजनीति का अलग अलग समीकरण बनता है जी। जब आंदोलन होते हैं तो लोगों की आपस में होड़ रहती है कि कौन कितनी कुर्बानी दे सके, कौन कितनी हिम्मत दिखा सके। जी सर। कौन कितना एक तरह से योगदान कर सके, देने का समय रहता है। जी। जब सत्ता की राजनीति शुरू होती है तो लेने का समय होता है, किसको कितना हासिल हो जाए। जी सर। और उसमें हर दूसरा आदमी और औरत आपको अपना विरोधी दिखाई पड़ता है, अपना प्रतिद्वंदी दिखाई पड़ता है। तो आम आदमी पार्टी का जन्म तो एक आंदोलन से हुआ था जिसको आपने कहा था जन लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। जी सर। उसमें से इतनी ताकत पैदा हुई कि लोगों ने कहा कि इसकी शुरुआत हुकूमत बदलने से की जाए। जी सर। और ऐसे लोगों को हुकूमत में लाया जाए जिनको रोजी रोटी की दिक्कत नहीं है और जो पढ़े लिखे हैं, जो सवालों को सुलझाने के लिए अफसरों की बजाय जनता की मदद लेंगे। जी सर। और उसमें पानी और बिजली का सवाल सबसे ऊपर आया, फिर पढ़ाई और दवाई का सवाल आया। जी सर। और उस मुद्दे पर जनता ने पूरी मोहब्बत से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस और बीजेपी जैसी मजबूत ताकतों के मुकाबले में अपना रास्ता बनाने के लिए एक औजार बनाया। जी। और उस पर कुछ काम आगे बढ़ा लेकिन पूरी ताकत नहीं मिली थी। तो अगला चुनाव फिर आया। जी सर। तो अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत मिल गया। जी। 70 में से 67 सीटें, एक ऐतिहासिक तारीखी जीत हासिल हुई। जी सर। और उस जीत के बाद हमारे कुछ दोस्तों को लगा कि कुर्सी पर अगर आराम से बैठना है जी तो किंतु परंतु करने वालों को बाहर करो। जी सर। तो हम लोगों को उन्होंने कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अजीत झा और हमको जी कहा कि ये संगठन विरोधी लोग हैं, ये दल के अंदर नहीं रहने चाहिए। उन्होंने बाहर कर दिया। जिन्होंने बाहर किया उसमें से अधिकांश लोग आज खुद भी बाहर हो गए। जी सर। और अपना अपना रास्ता पकड़ लिया। तो ये कुर्सी की लड़ाई का मामला है और ये जो कुर्सी के लिए असुविधाजनक है उतना बेहतर होता है कि क्या उन्होंने ठीक किया। सर, एक सवाल कि जिस तरीके से जो है आप जैसे वरिष्ठ लोग जो है सत्ता में दखलंदाजी करके एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्षशील रहे हैं शुरू से, और आज उम्र के इस मकाम पे भी आप जो है संघर्ष कर रहे हैं देश को मजबूत करने के लिए, सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार को 2024 में किस तरह से उखाड़ा जा सकता है, उस पर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, कोई भी सरकार लोगों के निगाह से तब उतरती है जब वो लोगों के सपनों को तोड़ती है, लोगों की एकता को तोड़ती है। तो ये फैसला तो आम लोग करते हैं और उसमें हमारे आप जैसे लोग थोड़े बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन हमारा
वजन बहुत होता नहीं है, लोगों का और सरकार का सीधा रिश्ता होता है। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि हुकूमत ठीक है या खराब है। जैसे इंदिरा जी को 1971 में जबरदस्त वोट दिया गया, जी सर। फिर 72 में विधानसभा में जीत मिली, जी लेकिन 75 आते आते चूंकि उन्होंने इमरजेंसी ला दिया जी और उनकी हुकूमत की आड़ में एक खास तरह की तानाशाही पैदा हो गई, तो लोगों ने हमारे भाषण का इंतजार नहीं किया। कई लोग तो जेल में थे और उनको चुनाव में जीत हासिल हो गई। जी तो इस समय जो हुकूमत चल रही है, ये रोजी रोटी के सवाल के बारे में तो कुछ बोलती ही नहीं है। वादे तो किए थे इन्होंने, जी और महंगाई और दवाई का सवाल भी और उलझ गया। जी हमारी सरहदें असुरक्षित हो गई और रोज की जिंदगी में बिना पैरवी के, बिना सिफारिश के, बिना रुपए की ताकत लगाए हुए और एक खास संगठन की मदद लिए हुए कुछ होता नहीं है। जी तो ये हुकूमत लोगों से कट गई है, एक संगठन की, और संगठन के अंदर एक गिरोह की, और एक गिरोह के अंदर दो चार लोगों की, हम दो और हमारे दो की खिलौना बन गई है। तो ये तो फैसला लोगों का होना ही है कि इसको बदलना है। अब इसमें हम लोग अगर लोगों को भटकाएं नहीं, भरमाए नहीं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने अपने उम्मीदवार काट कर खड़े करके वोट कटवा न बने, तो हर क्षेत्र में इस समय लोकसभा के चुनाव में बदलाव का मिजाज है। कहीं पर कांग्रेस को मदद मिलेगी, कहीं पर बंगला तृणमूल कांग्रेस को, कहीं उत्कल कांग्रेस को, और कहीं पर समाजवादी और बहुजन समाज को। जिसकी जितनी कमाई रहेगी उतनी उसको जनता मदद करेगी। इसलिए अगर विरोधी दल आपस में सीटों का बंटवारा कर, तो पहले कुल 33% वोट मिला था, 68% हिंदुस्तानियों के 3 में से 2 लोगों ने तो वोट नहीं दिया था इनको। जी सर। लेकिन चूंकि ये संगठित थे, इनका मोर्चा मजबूत, इन्होंने वोट के बंटवारे का फायदा उठाया। इससे अगर कांग्रेस सबक ले, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, दिल थोड़ा बड़ा करे, क्योंकि छोटी पार्टियों की नाक थोड़ी ऊंची होती है, जी उनके अंदर थोड़ा अहंकार ज्यादा होता है। तो कांग्रेस को बड़ापन दिखाना होगा और फिर मसला हल हो जाएगा। सर, एक सवाल, आपने बहुत सही जो है आंसर किया। ऐसा बहुत कम लोग राजनेता कहते हैं। आपने बहुत एनालिसिस करके चीजों को जमीन पे देख के कहा। मेरा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत कम होने के बावजूद, 33% 32% की ताकत होने के बावजूद वो सत्ता में आ जाते हैं। विपक्ष के लोग, खासतौर से कांग्रेस, विपक्षी दलों को एकजुट करने में नाकाम होते हैं। क्या इस बार जो है कामयाब हो जाएगी कांग्रेस? अब ये तो कांग्रेस को तय करना है। लोग बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नेता है वो पैदल चल रहा है जी और हफ्ते, घंटे 2 घंटे नहीं, 3 महीने पैदल चला है जी और अभी और आगे पैदल चलेगा। तो अगर बजाय हवा महल के या हवाई राजनीति के अगर ये पैदल की राजनीति करेंगे, जी तो ये राहुल गांधी फिर महात्मा गांधी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। जी और महात्मा गांधी का रास्ता बाकी सभी के रास्ते से बेहतर साबित हुआ है, आगे भी साबित होगा। सर, इस वक्त जो है कांग्रेस जो है पूरे राष्ट्रीय लेवल पे तो बड़ी पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों में तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तेलंगाना की है, आंध्र प्रदेश की है, उद्धव ठाकरे है। इस तरह के क्षेत्रीय दल जो है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए हैं। नीतीश कुमार खुद मुख्य प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उधर चंद्रशेखर राव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार शो करते हैं। राहुल गांधी को लेकर अभी लोग गंभीर नहीं है। मोदी जी के मुकाबले विपक्ष के पास और कौन सा चेहरा जो है सामने आ सकता है, अपनी सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी योग्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से और एकजुट होने के पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि कांग्रेस के अलावा भी किसी पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है आपके हिसाब से जो मोदी को टक्कर दे सके? ये देश इस मामले में बदनसीब नहीं है जी और ये जो नाम आपने गिनाया, श्री नीतीश कुमार जी श्री चंद्रशेखर राव जी ममता बनर्जी, जी ये सब नाम इस देश की जनतंत्र की पैदाइश। इनमें से कोई खानदानी नेता नहीं है, चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही। इसलिए ये तो हमको तारीफ करनी चाहिए। कांग्रेस, खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कम से कम आधा दर्जन नाम हम और आप बता सकते हैं जी, जो कुर्सी पर बैठेंगे तो श्री नरेंद्र मोदी के वजन से उनका वजन कम नहीं होगा। बिल्कुल सही सर। खाली मौके की बात है जी और इस हमको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। जिस देश की राजनीति में श्री नरेंद्र गुजराल, जी श्री एच.डी. देवगौड़ा जी और श्री चंद्रशेखर जैसे प्रधानमंत्री बना दिए, जी तो वीपी सिंह से तो ज्यादा ही औकात है बाकी किसी भी नेता की जिसका नाम आपने अभी दिया। जी तो अगर वीपी सिंह अच्छी तरह से ताकत हासिल करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं जी तो बाकी लोगों के लिए कोई शक की गुंजाइश नहीं करी। लेकिन फिलहाल जनता का सवाल है। जनता के बीच में जो जाएगा
उसी को मौका मिलेगा। जो खाली वोट समीकरण करेगा या पैसा या गुंडा या मीडिया के भरोसे रहेगा, जी, उसके लिए हालात ठीक नहीं होंगे। तो सर इसका क्या मतलब लगाया जाए कि कांग्रेस के नेतृत्व में सब दलों को एकजुट होना चाहिए, या इलेक्शन के बाद जो है प्रधानमंत्री संसदीय दल चुने, ऐसा होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप जैसा पत्रकार तो यही चाहेगा ना कि पहले से बात साफ रहे कौन किधर है। जी, गठबंधनों की मदद से जो सरकारें बनी हैं वो हमेशा सरकारें कामयाब नहीं हुई हैं। जी, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए। अब सवाल ये कि कांग्रेस को ऐतिहासिक जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। अगर नेता से बड़ा दल, दल से बड़ा देश नहीं है तो कांग्रेस गड्ढे में गिरी हुई है, बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने अपने नेताओं से ज्यादा अपने दल को और अपने दल से ज्यादा अपने देश को महत्वपूर्ण बनाया, जी, तो चूंकि भाजपा फिसल चुकी है, भाजपा में देश से बड़ा दल और दल से बड़ा नेता हो गया है। जी सर, वोट मांगा जा रहा है मोदी के नाम पर, बिल्कुल सही। भारतीय जनसंघ के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं मांगा जा रहा है, जी सर, देश को आगे ले जाने के नाम पर नहीं माना जा रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी एक संगठनवादी से व्यक्तिवादी दल बन चुकी है और वो व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भाव की विरासत को चकनाचूर करने पर आमादा है, ऐसे में देश बचाने वाली ताकतों के एक साथ होना चाहिए। कुर्सी किसी को मिले न मिले, देश की जीत होनी चाहिए। सर बहुत बढ़िया बात कही। आप जो है बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, आपके सैकड़ों स्टूडेंट बड़े बड़े पदों पर हैं, और आप राजनीति को बहुत सच्चाई से और ईमानदारी से जीते हैं और महसूस भी करते हैं। हम ये चाहेंगे तो कि आप राजनेताओं, सर आप राजनेताओं और आम नागरिकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस वक्त 24 के लोकसभा के मद्देनजर? नेताओं से कहना है कि घमंड छोड़ो और अपनी औकात में रहो। जी, औकात में रहने का मतलब जनता के पास जाओ, उनकी मदद करो, उनकी सुनो। जी, और जनता से कहना है कि नेताओं की गलतफहमी दूर करो, आपके दरवाजे आए तो माला जरूर पहनाए, लेकिन